जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में इसको प्रसारित करें, जिससे आपका भी लाभ हो, अपने मित्रों का भी लाभ हो। आइए हम पढ़ते हैं बायोलॉजी, क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 2 यानी दूसरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसमें पढ़ना है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है यानी लैंगिक जनन की प्रक्रिया पुष्पी पादपों में होती कैसे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इससे तात्पर्य है कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्प लगते हैं और पुष्प लगने के बाद उनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी लैंगिक जनन की प्रक्रिया, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसके बारे में देखेंगे। अब इसमें आते हैं, देखते हैं पहली हेडिंग जो है, एक आवृतबीजी पौधे का जीवन इतिहास। यानी आवृतबीजी अगर पौधों के बारे में बात किया जाए तो जितने भी पृथ्वी पे पाए जाने वाले पौधे होते हैं यानी प्लांट्स होते हैं, उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक होता है फर्स्ट अनावृतबीजी, या इसको ऐसे कर सकते हैं अपुष्पी पादप, और दूसरा होता है पुष्पी पादप। अपुष्पी पादप को हम कहते हैं क्रिप्टोगैम्स और पुष्पी पादप को कहते हैं फैनरोगैम्स। जैसा कि आप 11th में पढ़े होंगे। इसमें होता क्या है, अपुष्पी पादप का मतलब होता है ऐसे पौधे जिनमें पुष्प का निर्माण नहीं होता है, यानी प्रजनन के लिए पुष्प का निर्माण ही नहीं होता है। ठीक है, उनमें क्या होता है, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। लेकिन जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं जिनमें पुष्प का निर्माण होता है और पुष्प के द्वारा ही उनमें प्रजनन की प्रक्रिया होती है, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, फैनरोगैम्स यानी पुष्पी पादप। अब अपुष्पी पादपों में देखेंगे तो 3 आते हैं, आप पढ़े होंगे, थैलोफाइट्स, दूसरा ब्रायोफाइट्स और तीसरा होता है टेरिडोफाइट्स। यानी अपुष्पी पादप इसमें होते हैं, मतलब इसमें पुष्प का निर्माण नहीं होता है। और इसके बाद जो दूसरा होता है फैनरोगैम्स, इसमें आप पढ़े होंगे, जिसको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म, यानी इसको अनावृतबीजी कहते हैं, अनावृतबीजी पादप। यानी अनावृत को एक और नाम से जानते हैं नग्नबीजी पादप, यानी ऐसे पौधे जिनमें पुष्प तो बनते हैं लेकिन फल के बाहर, यानी जो बीज बनती है बीज के बाहर आवरण नहीं पाया जाता है, यानी वो नेक्ड सीडेड प्लांट होते हैं, इसलिए इन्हें अनावृतबीजी पादप के नाम से जानते हैं। उसके बाद आते हैं जिसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, एंजियोस्पर्म, इसको आवृतबीजी पादप के नाम से जानते हैं। आवृतबीजी पादप जो होते हैं पृथ्वी पे इस समय सबसे ज़्यादा विकसित अवस्था में पाए जाते हैं, या इसको बीज के ऊपर जो आवरण पाए जाने वाले पौधे होते हैं उन्हें आवृतबीजी पादप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रकार। अब देखते हैं पुष्पी पादपों में, यानी एक आवृतबीजी पौधे का जीवन इतिहास। हमको पढ़ना क्या है, ये जो होते हैं आवृतबीजी पादप, ये वाला है, एंजियोस्पर्म के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, इसमें आवृतबीजी पादपों का जीवन इतिहास होता क्या है। ये जो पौधे होते हैं अत्यंत विकसित अवस्था में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, और ये एक अत्यंत विकसित अवस्था वाले होते हैं। इनमें 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक होता है बीजाणु उद्भिद अवस्था, जिसको स्पोरोफाइट के नाम से जानते हैं। यह एक पुष्प का या इन पौधों का एक जटिल अवस्था होती है, अत्यंत विकसित अवस्था होती है।
जिसको स्पोरोफाइट या बीजाणु उद्भिद अवस्था के नाम से जानते हैं। इनका केंद्रक जो होता है 2n के रूप में होता है, अर्थात ये डिप्लॉयड अवस्था में होते हैं। डिप्लॉयड अवस्था में, डिप्लॉयड या इसी को युग्मित अवस्था के नाम से जानते हैं, युग्मित या द्विगुणित भी कहते हैं इसको, द्विगुणित अवस्था के नाम से जानते हैं। यानी ऐसे पौधे जिनका केंद्रक जो होता है 2n यानी द्विगुणित अवस्था में होता है, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, बीजाणु उद्भिद अवस्था यानी स्पोरोफाइट के नाम से जानते हैं। यह आवृतबीजी पौधों में अत्यंत विकसित अवस्था में पाया जाता है। दूसरा अवस्था आता है इसमें युग्मकोद्भिद अवस्था यानी गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट अवस्था जो होती है ये थोड़े सरल प्रकार के होते हैं और इनका जो केंद्रक होता है n प्रकार का, यानी इसको हैप्लॉयड के नाम से जानते हैं। n प्रकार वाले को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉयड अवस्था। हैप्लॉयड अवस्था मतलब इसके केंद्रक जो होते हैं आप कह सकते अगुणित होते हैं, यानी इसे जन स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब युग्मकोद्भिद और ये युग्मकोद्भिद और गैमीटो क्या इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, ये एक दूसरे के बाद आने वाले प्रक्रियाएं होती हैं, मतलब एक दूसरे के बाद इनका डेवलपमेंट होता है। अब इसमें होता क्या है, युग्मकोद्भिद और क्या बोलते हैं गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट के बनने की जो प्रक्रिया होती है एक दूसरे के बाद बनती है। ठीक है, एक दूसरे के बाद बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण। यानी जितने भी पौधे आवृतबीजी वाले बनते हैं उनमें पुष्प का निर्माण होता है, पुष्प से फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन के उपरांत इनमें फल बनते हैं, बीज बनते हैं, सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण के नाम से जानते हैं। यानी एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी का निर्माण होता है, उसी को हम पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं। ये समस्त आवृतबीजी पौधों का मुख्य लक्षण पाया जाता है। ठीक है, समस्त आवृतबीजी का ये मुख्य लक्षण होता है। अब आइए देखते हैं कि आवृतबीजी पौधों में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। ठीक है, तो आवृतबीजी पौधे जो होते हैं, अगर उनके फ्लावर की बात करें, यानी आवृतबीजियों का एक आकर्षक अंग यानी पुष्प, सबसे पहले पढ़ेंगे पुष्प। ठीक है, यानी ये जो फ्लावर होता है, फ्लावर आवृतबीजी पौधों का एक आकर्षक भाग होता है जिसके द्वारा इनमें प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। इसमें क्या होता है, आवृतबीजी पौधों में इनमें प्रजनन के लिए एक पुष्प का निर्माण होता है। ठीक है, और पुष्प जो होते हैं पौधे के सबसे आकर्षक भाग होते हैं जिसके द्वारा इनमें प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। अब जो पुष्प होते हैं उसकी संरचना देखेंगे। ये ऐसे पुष्प की संरचना है, यानी आवृतबीजी जो होते हैं इसमें दो तरह के पौधे पाए जाते हैं। एक तो ऐसे पौधे होते हैं जिसमें नर जननांग अलग और मादा जननांग अलग होते हैं। ठीक है, तो उस वैसे पौधों को हम क्या कहते हैं, एक लिंगी के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें नर जननांग और मादा जननांग एक ही पुष्प पे पाए जाते हैं। ठीक है, उसे द्विलिंगी या उसी को हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट उभयलिंगी पुष्प के नाम से जानते हैं। तो आवृतबीजी पौधे का एक पुष्प बनाया गया है जिसमें पुष्प के विभिन्न भाग पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पुष्प पेडिसेल, यानी जिस पे पुष्प स्थित होता है, यानी जिसके सहायता के द्वारा पुष्प क्या होते हैं, टिके रहते हैं, उसे हम पेडिसेल के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो पुष्प जिस पे एक कह सकते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, या कह सकते हैं एक स्पंजी भाग होता है जिस पे पूरा पुष्प क्या होते हैं, टिके होते हैं, उसको थैलमस के नाम से जानते हैं। उसके बाद पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग होता है, जब पुष्प कली अवस्था में होते हैं
तो कली अवस्था में जब पुष्प होते हैं तो उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम यानी प्रोटेक्टिंग ऑर्गन का काम करते हैं, प्लस उनमें भोजन बनाने के लिए यानी पुष्पों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने के लिए पुष्प जब कली अवस्था में होते हैं तो उसके चारों तरफ एक बाहरी आवरण पाया जाता है, जिसको एक रहता है तो उसको सेपल कहेंगे। जैसे गुलाब देखे होंगे, गुलाब जब कली अवस्था में होता है तो गुलाब के बाहर चारों तरफ एक हरे रंग की संरचना होती है, जिसको हम सेपल यानी इसको हम सेपल को एक रहेगा तो सेपल, और जब समूह में मिल जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स के नाम से जानते हैं। यानी इसको वाह्य दल कहते हैं, वाह्य दल एक रहेगा तो सेपल, और जो सामूहिक रूप से सब मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स के नाम से जानते हैं, कैलिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पुष्प का सबसे बाहर यानी ये वाला जो भाग होता है ये पुष्प का सबसे बाहरी आवरण होता है, जो पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। एक को सेपल यानी बाह्य दल, और जब समूह में पूरे रहते हैं तो पूरे को मिला करके बाह्य दल पुंज के नाम से जाना जाता है, यानी उसको इंग्लिश में कैलिक्स के नाम से जानते हैं। ये पुष्प का प्रथम भाग होता है। अगर पुष्प की द्वितीय यानी सेकेंड पार्ट की बात करें तो पुष्प के दूसरे जो भाग होते हैं जिसको दल पुष्प का जो दूसरा भाग होता है या दूसरा चक्र होता है जिसको हम पेटल यानी दल पुंज के नाम से जानते हैं। एक रहता है तो पेटल यानी दल कहते हैं, और जब समूह में मिल जाते हैं, जैसे गुलाब की पंखुड़ी आप देखे होंगे तो एक रहेगा, एक पंखुड़ी रहेगी तो उसको पेटल, और जब समूह में हो जाते हैं तो इसको कोरोला के नाम से जानते हैं, कोरोला। ठीक है, ये पुष्प के सबसे आकर्षक भाग होते हैं। ये पुष्प में क्या करते हैं, पॉलिनेशन के लिए यानी परागण की प्रक्रिया के लिए कीट पतंगों जीव जंतुओं को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। यानी पुष्प का सबसे आकर्षक जो भाग होता है वो होता है पेटल, यानी जिसको इंग्लिश में कोरोला के नाम से जानते हैं। यानी दल एक रहेगा तो दल, और समूह में होते हैं तो दल पुंज के नाम से जानते हैं। यह पुष्प का द्वितीय चक्र होता है, यानी सेकेंड इसका पार्ट होता है। अब तीसरा जो पार्ट होता है पुष्प का, जिसको हम स्टामेन यानी पुंकेसर के नाम से जानते हैं, पुंकेसर यानी इसको एक और नाम से जानते हैं एंड्रोइसियम के नाम से जानते हैं। इसके मुख्य जो भाग होते हैं, एंड्रोइसियम के जो मुख्य भाग होते हैं, एक गोल सी संरचना होती है यानी कैप्सूल की तरह संरचना होती है जिसको एंथर के नाम से जानते हैं, और एक पतली धागे के समान संरचना होती है जिस पे वह संरचना टिकी होती है, यानी ये एंथर टिका होता है, उसे फिलामेंट के नाम से जानते हैं। एंथर और फिलामेंट को मिला करके ही स्टामेन का निर्माण होता है। ये पुष्प के नर जननांग होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन यानी आर्गन। किसी भी पुष्प में एंथर और फिलामेंट मिल करके स्टामेन का निर्माण करते हैं, और ये पुष्प के क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं। जो एंथर होता है जिसको पालन सैक के नाम से भी जाना जाता है, और उसके अंदर जो कैप्सूल की तरह संरचना होती है उसको एंथर कहते हैं। उसके अंदर जो छोटे छोटे असंख्य कण पाए जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसको पालन ग्रेन्स या पराग कण के नाम से जानते हैं। जब मैच्योर पुष्प हो जाता है यानी परिपक्व हो जाता है तो यही जो एंथर होता है ब्रेक डाउन होता है, और उसमें से परागकण वायु में निकल करके कीट पतंगों, वायु व जंतुओं के माध्यम से पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, और उनमें पॉलिनेशन यानी निषेचन की कह सकते हैं परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये पुष्प का तृतीय चक्र होता है, यानी फ्लावर का थर्ड पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, एंथर होता है और फिलामेंट
इन दोनों को मिला करके स्टामेन और एक अन्य नाम से जाना जाता है इसको एंड्रोइसियम या ये पुंकेसर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। और पुष्प का सबसे अंतिम चक्र जो होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पिस्टिल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, एक भिंडी के समान संरचना होती है या नॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको स्टिग्मा यानी वर्तिका के नाम से जानते हैं। उसमें भी एक पतली नलिका के समान संरचना होती है, जिसको स्टाइल यानी वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं। और उसके नीचे एक गोल सी यानी उभरी हुई संरचना होती है, जिसको हम ओवरी यानी अंडाशय के नाम से जानते हैं। इन तीनों को स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी यानी वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय तीनों को मिलाकर के पिस्टिल यानी मादा जननांग या इसी को एक और नाम से जानते हैं गाइनोइसियम यानी जायांग के नाम से, जायांग यानी पुष्प का जो होता है चतुर्थ चक्र यानी चौथा चक्र होता है, चौथा भाग, जिसको जायांग, गाइनोइसियम या पिस्टल के नाम से जानते हैं, जो पुष्प का मादा जननांग होता है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पाई जाती है। अब जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर देखेंगे कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ओवरी के अंदर देखेंगे एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक है। जो स्ट्रक्चर है, ये ब्लैक वाला जो भाग होता है, इसको लोक्यूल के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसमें जो खाली स्थान है, मतलब एक खाका की तरह संरचना है ये वाली, इसके बीच का जो स्थान होता है उसको ओव्यूल यानी बीजांड के नाम से जानते हैं। और इसके मध्य का भाग जो होता है, एक खाली स्थान, इसको प्लेसेंटा यानी नाभिका जैसे होती है जंतुओं में, वैसा ही ये भाग होता है। जो पुष्प में यानी यहाँ पे जो पराग अंड कोशिका होती हैं, जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो पराग कण यानी जो पालन ग्रेन्स होते हैं इस स्टिग्मा पे आते हैं। और इस स्टिग्मा पे जो होता क्या है, इसमें से नेक्टर यानी तरल पदार्थ का स्राव होता है। और जो तरल पदार्थ होता है उसकी उपस्थिति में परागकण अंकुरित होते हैं। अंकुरित होने के पश्चात इसमें पतली पतले धागे के समान संरचना या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको पालन ट्यूब के नाम से जानते हैं, यानी पराग नलिका। पराग नलिका के माध्यम से वह पराग कण इस पराग नलिका के माध्यम से होते हुए अंडाशय के अंदर जाते हैं, जहाँ पे ओव्यूल यानी एक सेल पाए जाते हैं। वहाँ पे एक सेल से क्या करते हैं, मैच करते हैं यानी फ्यूज करते हैं। और फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को संपन्न करने का कार्य करते हैं। ठीक है। ये जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो ये पुष्प का ये उभरा हुआ भाग जो होता है अंडाशय यानी जिसको ओवरी कहते हैं, ओवरी फल में परिवर्तित हो जाती है। और जो ओव्यूल होता है, ठीक है, बीजांड से बीज का निर्माण होने की प्रक्रिया संपन्न होती है। बाकी जितने भी सहायक अंग होते हैं वे टूट करके नष्ट हो जाते हैं यानी झड़ जाते हैं। इसमें कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें सेपल यानी बाह्य दल जो होता है समूह में रहेंगे, तो उसको कैलिक्स के नाम से जानते हैं। पुष्प से यानी फल से जुड़ा रहता है। और कुछ में वे क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, मतलब वे उनसे फल बनने के बाद ही उससे अलग हो जाते हैं। जैसे कुछ पौधे देखे होंगे, बैगन हो गया, मिर्च हो गया, ठीक है, और ऐसे पौधे हैं। इनमें देखेंगे हरा सा भाग होता है, डंठल एक तरह से कह सकते हैं, जहाँ से फल लगा होता है। तो वो हरे वाले भाग जो होते हैं वही क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं। अंडाशय फल में परिवर्तित होता है और जो इसका ओव्यूल हो जाता है, इससे सीड का निर्माण हो जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं पुष्प में यानी लैंगिक जनन करने वाले पुष्पों में इस तरह की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है। अब इसके आगे का जो भी टॉपिक है उसको हम अब अगले सेशन यानी कल के लेक्चर में आपको प्रदान करेंगे। आप अगर YouTube चैनल पे नए हैं तो इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं
या आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को छोड़ सकते हैं, जिससे हमको भी आपके सुझावों को समझने का या सुनने का मौका मिले और इसको जितना से जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्किल यानी अपने ग्रुप में प्रसारित करें। आप रेगुलर डेली का डेली पूरा क्लास देखते जाइए, आपको पूरी वीडियो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, बायो का हो, इंग्लिश, सभी वीडियो आपको प्रदान कर दी जाएगी, या प्रदान कुछ का तो किया जा रहा है, कुछ होने वाली है। तो आप रेगुलर और पूरा वीडियो देखिए, आधा नहीं, आधा देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, पूरा से पूरा आप वीडियो को देखने का कार्य करें और अपना लाभ लें। जहाँ पे कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ने का कार्य करें। थैंक यू। भैया